हेलो 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 हेलो। लास्ट क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन देख रहे थे, है ना। और उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था, दो क्वेश्चन दिए थे आपको, A3,2 B7,4। ठीक है ना। एक पॉइंट था भैया A3,2 और एक पॉइंट था आपका B7,4, है ना। ऐसा बोल रहे फाइंड C सच दैट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, है ना। तो सी को निकालना है सच दैट कि ABC इक्विलेटरल बन जाए, इक्विलेटरल। तो भाई मेरे इक्विलेटरल बनने के लिए क्या करें बताओ। इक्विलेटरल बनने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दो पॉइंट्स आएंगे, दो पॉइंट्स, है ना। दो पॉइंट्स आएंगे। कैसे भाई? एक पॉइंट सी ऊपर की साइड हो सकता है, एक पॉइंट सी नीचे की साइड हो सकता है, सच दैट कि अगर आप एबीसी बनाएंगे, तो आपको क्या मिले? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। आपको क्या मिले? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि दो पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। एक सी ऊपर, एक सी नीचे, लेकिन होगा कहां? तो मुझे ऐसा लगता है कि ए बी का जो राइट बाइसेक्टर होगा, जैसा कि आपको इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप कोई भी मीडियन ड्रॉ कर लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होता है ना। पढ़ा होगा आपने, है ना, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है ना, ऐसा मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो ये राइट बाइसेक्टर होगा ना, या ये जो मीडियन है, या आपका जो भी बोलिए, आप एंगल बाइसेक्टर बोलिए, चाहे ऑल्टीट्यूड बोलिए, सब ये राइट बाइसेक्टर पे ही होगा, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही होगा। यानी कि जो पॉइंट सी होगा दैट मस्ट बी डेफिनेटली ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पर है। तो सुनना बच्चों, ये दोनों इक्वल होंगे और ये 90 डिग्री होगा, है ना। ये दोनों इक्वल होंगे और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इस पॉइंट को निकाल सकते हैं क्या? यस, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के हिसाब से चलते हैं। तो मिड पॉइंट के हिसाब से 3 और ये 7 है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। 10/2 कितना हो जाएगा? 5, मिड पॉइंट के हिसाब से। ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो 6/2 कितना हो गया? 3। तो ये पॉइंट हो गया 5,3। क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जितना डिस्टेंस ये ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस ये नीचे भी होना चाहिए। जो भी पॉइंट अगर सी है आपका, है ना, तो जितना डिस्टेंस ये ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा। तो मैं क्या सोच रहा था ना, इस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख दूं। इस लाइन की क्या लिख दूं? पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए है, दूसरा स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालें? तो देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप कितना है ना। इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, चलिए। 4-2/7-3। यानी इस लाइन का स्लोप मुझसे कोई पूछता है भैया, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी 2/4, मतलब हाफ है इस लाइन का स्लोप। तो आपने पढ़ा होगा m1 m2 -1, m1 m2 -1, है ना। तो अगर इस लाइन का स्लोप हाफ है और ये परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के स्लोप के बारे में मैं क्या कहूंगा, है ना, अगर इसको m डैश बोलता हूं, तो m1 m2 -1 के हिसाब से, या m इंटू m डैश -1 के हिसाब से m डैश -2 होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1। यानी इसका स्लोप पता चल गया मुझे इस लाइन का। तो मैं इसको पैरामीट्रिक में लिखता हूं। पैरामीट्रिक अंदाज में कैसे लिखते हैं? x - x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y - y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r, ऐसे लिखते हैं पैरामीट्रिक अंदाज में। तो लिखते हैं, चलिए। तो बोले कि x1 क्या है? x1 है 5, तो x - 5 अपॉन cos थीटा। सुनना ध्यान से बच्चों, है ना। tan थीटा -2 है, tan थीटा -2 है, तो cos थीटा कितना होगा? तो आपको याद होगा ना कि जो लाइन का इंक्लिनेशन एंगल होता है थीटा, वो 0 से पाई होता है। तो tan नेगेटिव है, तो 0 से पाई में कहां होगा? π/2 से पाई में। आप सोचना, जो इंक्लिनेशन हम थीटा लेते हैं ना, tan, जिसका भी tan थीटा लिखा है ना, तो याद कीजिए थीटा जो हम लाइन के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 0 से पाई। तो tan थीटा नेगेटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होगा, π/2 से पाई वाला। तो उस केस में cos थीटा भी नेगेटिव होगा। tan किसका रेशियो होता है? दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हाइपोटेनस किसका होता है? बेस और अपॉन हाइपोटेनस, है ना। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हो गया, ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। लेकिन cos थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि थीटा π/2 से पाई है ना, तो cos थीटा नेगेटिव ऑफ 1/√5। फिर sin थीटा कितना हुआ भाई? तो sin थीटा तो पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा 0 से पाई है, तो sin थीटा विल बी ऑलवेज पॉजिटिव।
और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, मतलब 2/√5। तो मेरे ख्याल से यहां देखिएगा x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा कितना है -1/√5, एंड y माइनस y1 अपॉन sin थीटा। कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो बताइएगा, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू r, है ना, दैट इज इक्वल टू r। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार समझ में आ गया यहां तक तो यस कीजिए। अच्छा, तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पे r की जरूरत है, r की जरूरत है। तो मैं सोच रहा था कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो r तो अलजेब्रिक होता है, तो अगर मैं r की वैल्यू निकाल लूं, तो अगर ये ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला क्या होगा? माइनस। अगर ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला क्या होगा? माइनस। चलिए सुनते हैं। ये ट्राइंगल बच्चों इक्विलेटरल है, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना। तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, सुनना ध्यान से, इसको इससे ज्वाइन करूं और इसको इससे ज्वाइन करूं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनना चाहिए, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनना चाहिए, आप समझिएगा, है ना। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन रहा है तो ये एंगल तो 60 होगा दोस्त, ये 60 होगा। और इस अलजेब्रिक डिस्टेंस को अगर मैं r मानता हूं, तो मेरे ख्याल से देखो tan 60 डिग्री इक्वल टू r अपॉन दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आराम से निकाल लो, रूट अंडर 5 माइनस 3 दैट इज 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 दैट इज 1 का स्क्वायर, है ना। 5 माइनस 3 दैट इज 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो रूट अंडर 4 प्लस 1 मतलब √5। तो दिस इज r अपॉन √5। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? देखना, ये √3 हुआ, तो r की वैल्यू √5 इंटू √3 इज √15। तो यानी कि अगर ये √15 है बच्चों, अगर इसको प्लस लेते हो तो नीचे वाला तो माइनस होगा ना, तो यानी कि प्लस माइनस √15 ऐसे लोगे। क्या लोगे? प्लस माइनस √15। क्लियर है? देखिए, प्लस माइनस √15, क्योंकि √15 अगर ऊपर वाले को बतलाता है तो माइनस √15 नीचे वाले को बतलाएगा। ये सब चीजें मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने देखी थी, है ना, कि अगर एक साइड प्लस है तो दूसरी साइड क्या होगा? माइनस, है ना। अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लाइन का, तो इसलिए मैं उतना नहीं बोल सकता, लेकिन हमें दोनों पॉइंट चाहिए, तो प्लस और माइनस दोनों ही चाहिए, है ना, दोनों ही चाहिए। तो अब जरा देखिए, इसको उधर ले जाइए, तो x माइनस 5 इक्वल टू -1/√5 मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस √5, है ना, देखना ध्यान से। और y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 2/√5 इंटू प्लस माइनस √5, है ना, √15 सॉरी। यानी कि यहां से आप देखोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 5, ये माइनस और प्लस माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस होगा, और √5 इंटू √15 इज √3। और यहां देखिएगा y इक्वल टू कितना होगा दोस्त? 3, और √15 से कटेगा तो प्लस माइनस रहेगा, है ना, 2√3। अब बच्चों इसमें हम पॉइंट कैसे उठाएंगे? दो ही पॉइंट है, दो ही पॉइंट है। तो अगर आप समझना, यहां से अगर आपने प्लस लिया है तो यहां भी प्लस लोगे, आप समझना, यहां पे जैसे यहां पे दो साइन होंगे, या तो एक बार आप प्लस लोगे, है ना, या तो एक बार आप प्लस लोगे, है ना, या फिर क्या करोगे? माइनस लोगे, या फिर क्या करोगे? माइनस लोगे। तो जब आपने प्लस लिया होगा, सुनना ध्यान से, तो ये माइनस साइन वाला मल्टीप्लाई होके इसका माइनस साइन देगा ना, इसका माइनस साइन देगा, आप करके देख लेना चेक। तो मुझे लग रहा है कि जब हम यहां से माइनस लेंगे तो अगर एक पॉइंट ये मिलता है 5 माइनस √3, तो दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? 3 प्लस 2√3। लेकिन जब मैं इधर प्लस लूंगा, नीचे वाला साइन पकड़ूंगा, 5 प्लस √3, तो इसका नीचे वाला साइन आएगा, दैट इज 3 माइनस 2√3। किसी को अगर ये पार्ट में दिक्कत आए तो एक बार प्लस √15 लेके आप सॉल्व कर लेना, एक बार माइनस √15, आपको यही पॉइंट्स दिखेंगे। क्लियर है? तो एक बार क्लियर एंड डन कर दीजिए, है ना, ठीक है ना, गुड। इसमें एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए जो दूसरा तरीका है अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बच्चों, है ना, आप करने के लिए सॉल्व अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं यार, है ना, मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं है। 3,2 7,4 है ना, ए पॉइंट इज 3,2 एंड दिस पॉइंट इज 7,4। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जैसा कि आपको अभी पॉइंट्स वगैरह निकाल के दिखाए थे, 5,3, इसका स्लोप था -2। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए,
इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू -2 टाइम्स x माइनस 5 है ना, y माइनस 3 और -2 टाइम्स x माइनस 5। तो ये चीज बनेगी y इक्वल टू -2x और +7 शायद, +10 +3 नो 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 +13। देख लो, तो अगर ये y इक्वल टू -2x +13 ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो पॉइंट होगा है ना, ये तरीका दिखिएगा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। बहुत बार बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए इक्वेशन सॉल्व करने में उनको बहुत दिक्कत आती है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, और आप भी ट्राई किया कीजिएगा। कभी भी लाइन के ऊपर पॉइंट लेना है तो कैसे ले, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली x को अल्फा रखना है और y इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख लीजिए। तो -2 अल्फा +13, यानी इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कैसे लिया जाता है, जैसे x को आपने यहां अल्फा रख दिया तो y अपने आप क्या आ गया, -2 अल्फा +13, ये अपने आप आ गया है ना। तो कोई एक x को रख दीजिए, अपने आप y उसी पैरामीटर के टर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द पॉइंट C, दिस इज द पॉइंट C। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोस्तों, ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम होना चाहिए, द टू लेंथ मस्ट बी इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो प्रॉपर्टी है कि हर एक साइड का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा। तो मैं साहब इसका लेंथ निकाल लूं क्या, देखना, रूट अंडर 7 - 3 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 4 - 2 दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है √20, √20। तो हम लोग को पता चल गया बॉस कि एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का √20 है, तो इनके बीच का भी डिस्टेंस √20 होगा। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इधर से डिस्टेंस निकाला तो अल्फा -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 अल्फा +13 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, चाहो तो उसका स्क्वायर रूट पहले ले लो आप, है ना, इक्वल टू √120। ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। अब अगर ये इक्वेशन बन गई तो अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहां देखना, अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा +9, और ये बच्चों क्या है, -2 अल्फा +11 का होल स्क्वायर, है ना, ये कितना है, -2 अल्फा +11 का होल स्क्वायर, मतलब कितना है, 4 अल्फा स्क्वायर, 2 दूनी 4, 44 अल्फा और +121 इक्वल टू 20। मतलब यहां 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर यानी कि 5 अल्फा स्क्वायर -50 अल्फा, चेक करते रहना है ना, कुछ गड़बड़ हो तो बता भी देना। और इधर बनेगा आपका 121 + 9 130, 130 में से 20 गया कितना, 110, 5 लग रहा है, कट रहा है, यानी दिस इज अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा और +5 दूनी 10 इक्वल टू 0, है ना। तो अल्फा की वैल्यू बॉस कितनी आ रही है, 10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 -88 अपॉन 2, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 10 प्लस माइनस रूट अंडर 2 12, है ना, अपॉन 2। तो 12 को लिख दीजिए 2√3 सॉरी, तो दिस इज 5 प्लस माइनस √3। देख लो अल्फा आ गया ना, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक 5 प्लस √3 आया, तो दूसरा 5 माइनस √3 आया, अभी भी वही आया था ना, एक 5 माइनस √3 आया था, दूसरा 5 प्लस √3 आया था। वाई कैसे निकलेगा, तो भाई अल्फा पता चल गया आपको 5 प्लस √3, तो एक बार 5 प्लस √3 यहां रख दीजिए, एक बार अल्फा पता चल गया 5 माइनस √3, तो एक बार 5 माइनस √3 रख दीजिए, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर है क्या। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, है ना, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -5, -4, है ना, एक पॉइंट है -5 -4 से एक लाइन पास कर रहा है, राइट, और दिस इज मीटिंग द लाइन। एक तो लाइन है आपकी x + 3y + 2 = 0, दूसरी लाइन है आपके पास 2x + y
प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक लाइन है आपके पास बच्चों x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और बोल रहे हैं कि इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन बतलाना है हमें, है ना, जो -5 -4 से पास कर रही है, और ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या भैया? 15 अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन ए डी का स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन बतलानी। ये बड़ा ही शानदार सवाल है ना, बहुत ही शानदार सवाल है। सबसे पहली चीज समझिएगा कि आपको यहाँ पे ए बी ए सी और ए डी यूज हो रहा है, और ये काट भी रहा है शायद बीसीडी पे, अगर लिखना भूल गया हूं तो मिस हो गया होगा, बट आप लिख लीजिएगा जरूर कि दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द लाइंस एट बीसीडी। हाँ, बीसीडी लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, है ना। तो लेकिन दिस इज इंटरसेक्टिंग एट व्हाट? बी सी एंड डी, है ना। तो देखो बेटा, ये ए बी दिया हुआ है, ए बी, तो ए बी को अगर तुम R1 मान लो, AC को तुमने R2 मान लिया, और AD को मान लीजिए R3 कह दिया मैंने, है ना। AB को मैंने R1 कह दिया, AC इज R2 एंड AD इज व्हाट? R3। तो ये रिजल्ट क्या बदल गया? ये रिजल्ट बदल गया भैया 15 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है? दे आर अलजेब्रिक डिस्टेंसेस। तो जब कभी भी ऐसा हो ना कि डिस्टेंस लाइन के अलोंग चाहिए, तो हम पैरामीट्रिक यूज करें, है ना, बेधड़क यूज करें। ये चीज आ गई हमारे पास, है ना, ये चीज आ गई हमारे पास। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इस लाइन का पैरामीट्रिक लिख दूं, तो कैसे लिखूंगा इस लाइन का पैरामीट्रिक? तो मुझे लगता है इस लाइन का पैरामीट्रिक मैं ऐसे लिखूंगा, -5 प्लस आर कॉस थीटा। सब लोग सुनते रहिएगा, सब लोग साथ में रहिएगा। y इक्वल टू -4 प्लस आर साइन थीटा, है ना। तो x को मैंने लिया -5 प्लस आर कॉस थीटा, और y को लिया मैंने -4 प्लस आर साइन थीटा। ध्यान से देखना, है ना, ये वाला, ये वाला। तो मैंने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से, ये इस वाली लाइन का पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया। तो जब तुम r की जगह R1 रखोगे, तो -5 -4 से R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा? B। वो पॉइंट कौन सा होगा? B, है ना। ऐसे ही R की जगह जब R2 रखोगे तो पॉइंट कौन सा मिलेगा? C, और जब R की जगह R3 रखोगे तो D। तो कोई बोले सर ऊपर है नीचे है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर है नीचे, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली R1 का स्क्वायर यूज होगा, R2 का स्क्वायर यूज होगा, तो R1 पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इस बात से अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली एवरी R1 R2 R3 हैज बीन स्क्वायर्ड, है ना। तो यानी कि अगर कोई नेगेटिव होता भी होगा तो उसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो अपने आप क्या बन जाएगा? वो बस पॉजिटिव, है ना। हालांकि ये मायने रखता है कि भाई किधर की साइड काट रहा है, उस पॉइंट से ऊपर काट रहा है, इस पॉइंट से नीचे काट रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से R पॉजिटिव या नेगेटिव होने वाला है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव फर्क क्यों नहीं डाल रहा है? क्यों? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अल्टीमेटली फाइनल रिलेशन में ये स्क्वायरिंग होने वाली है ना। तो अब समझना, जब मैं R की जगह R1 रखूंगा, तो हमें पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मिलेगा। यानी पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा दोस्त? -5 प्लस R1 cos थीटा, नहीं चमके तो पूछ लेना यार, है ना, -4 प्लस R1 sin थीटा। ये R की जगह R1 रखा तो ये पॉइंट B मिला है। ऐसे सिमिलरली R की जगह जब R2 लिखेंगे तो C मिलेगा, R की जगह जब R3 रखेंगे तो D मिलेगा। अच्छा, अब B मिल गया, तो B तो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ना बॉस। तो अगर B इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो B के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराते हैं। तो जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे तो x की जगह क्या आएगा? -5 प्लस R1 cos थीटा, है ना, प्लस 3 टाइम्स -4 प्लस R1 sin थीटा, और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल आराम से देखते रहिएगा ना। तो यहां -5, यहां -12, -17 और प्लस 2 -15 प्लस R1 cos थीटा, ये वाला टर्म, और एक ही आएगा प्लस 3R1 sin थीटा। अब यहां से देखना, मैं 15 अपॉन R1 निकालने वाला हूं, ये 15 अपॉन R1, तो यहां नहीं 15 उधर भेज दो, और इन दोनों से R1 कॉमन ले लो। तो R1 कॉमन होते ही अंदर बच जाएगा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, है ना, इक्वल टू 15। यानी बॉस 15 अपॉन R1 क्या आ रहा है?
तो 15/r1 आ रहा है सर cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। इस स्टेप तक किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बतला दीजिए, इस स्टेप तक किसी को प्रॉब्लम है कोई भी तो अभी बतला दीजिए, और अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, क्योंकि यही चीज अब फॉलो होगी R2 के लिए और R3 के लिए। चलिए अब देखो, जब हम R की जगह R2 रखेंगे तो हमारे को C पॉइंट मिलेगा, C पॉइंट। और C पॉइंट कौन से पे अप्लाई कर रहे हैं? 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना। तो हमने बोला क्या 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की जगह आ गया -5। अब क्या लिखेंगे? R2 cos थीटा, ये 2x हो गया, प्लस y लिखोगे है ना, 2x प्लस वाई प्लस 4 लिखोगे ना, तो y कितना लिखोगे? -5 प्लस R2 sin थीटा, और 2x प्लस वाई और प्लस 4 इक्वल टू 0। तब देखना कांस्टेंट का पहले -10 -5 कितना हो गया? -15। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 2x प्लस वाई प्लस 4 ही है ना भाई। अच्छा यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये वाली चीज -4 होगी दोस्त है ना, ये वाली चीज -4 होगी। तो -10 और -4, -14 और +4 कितना हो जाएगा? -10। तो उधर जाएगा तो 10 मिल गया। सिमिलर कर रहे हैं जैसे इसमें किया है, जैसे इसमें किया है ना, ये वाला पार्ट जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही कर रहे हैं। तो -10 -4 और +4, -4 +4 कट जाएगा, तो ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो गया है ना। और यहां देखना, यहां से एक R2 कॉमन होगा और 2 cos थीटा, और इधर से देखना sin थीटा है ना, sin थीटा। यानी बेटा यहां से 10/R2 भी डायरेक्ट आ रहा है, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। अब लास्ट केस, अब लास्ट केस में क्या करने वाले हैं? लास्ट केस में देखना यहाँ पे है ना, x माइनस वाई माइनस 5 है ना, इसको अब सेटिस्फाई करेंगे और r की जगह R3 रखेंगे। तो -5 x है ना, x -5 प्लस R3 cos थीटा, फिर कितना है? -y, तो यानी कि -4 प्लस R3 sin थीटा, और अल्टीमेटली आएगा -5 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखो -5 और -5 इधर, -5 इधर, -5 -10, और ये +4 होगा, तो यानी कि -6 उधर जाएगा तो +6। और इससे देखना R3 कॉमन, cos थीटा, और ये माइनस साइन थीटा होगा है ना, माइनस साइन थीटा होगा देखना, यानी कि 6/R3 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो सबकी वैल्यूज निकलती गई, सबकी वैल्यूज। अब हम फाइनली क्या करेंगे कि ये जो रिजल्ट था ना 15/R1 का स्क्वायर प्लस 10/R2 का स्क्वायर 6/R3 का स्क्वायर, इसमें इन सबको रखेंगे। तो देखिए पहले 15/R1 का स्क्वायर कीजिएगा, तो कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। दिस इज 15/R1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस प्लस क्या है था भाई? 10/R2 का स्क्वायर, मतलब 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना था भाई? इक्वल टू था आपका 6/R3 का स्क्वायर, मतलब 10 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब जरा इसको स्क्वायर करके देखते हैं है ना, स्क्वायर करके देखते हैं। यहां से एक आएगा cos स्क्वायर थीटा है ना, यहां से आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, मतलब 5 cos स्क्वायर थीटा, और इधर एक और cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो जब वो लेफ्ट बाजू आएगा तो cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या? 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, देखना आगे। फिर यहां से आएगा 9 sin स्क्वायर थीटा, फिर यहां से sin स्क्वायर थीटा और यहां से sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा लेफ्ट राइट दोनों में है तो कट जाएगा, तो सिर्फ इधर बचेगा 9 sin स्क्वायर थीटा है ना। अब देखना 2ab वाला टर्म्स आएंगे है ना, 2ab वाला। तो 2ab में इधर कितना आएगा? 6 cos थीटा sin थीटा, यहां कितना आएगा बच्चों? 4 cos थीटा sin थीटा, मतलब 10 cos थीटा sin थीटा, और यहां आएगा -2 cos थीटा sin थीटा। जो इधर लाके लाओगे तो कितना बनेगा? इधर लाओगे तो 12 cos थीटा sin थीटा, 12 cos थीटा sin थीटा इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है दोस्त है ना, ये 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां से 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0 बना, और यहां से 3 sin थीटा इक्वल टू -2 cos थीटा बना,
और यहां से tan थीटा आ गया दोस्त -2/3। तो यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है, यही तो चाहिए था। तो अगर हमारे को स्लोप आ गया, ये पॉइंट -5, -4 पता है, तो आपको स्लोप मिल गया है, आप लाइन लिख लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। आज थोड़ा सा हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन का एक फॉर्मूला देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त कि सपोज कर लीजिए कि एक लाइन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देयर इज दिस लाइन। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक कोई पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन, एक कोई पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन, और इस पॉइंट पी एक्स वन वाई वन का हम रिफ्लेक्शन जानना चाहते हैं इस लाइन में। इस पॉइंट पी एक्स वन वाई वन का हम रिफ्लेक्शन जानना चाहते हैं इस पॉइंट में। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो रिफ्लेक्शन है लेट इट बी क्यू। पी का जो रिफ्लेक्शन है इस लाइन मिरर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, चाहो तो ऐसे सिल्वर कर लो, है ना, थोड़ा फील आ जाएगा रिफ्लेक्शन का। तो लेकिन जो पॉइंट पी है इसका रिफ्लेक्शन हम जानना चाहते हैं इस लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, और उसको हमने मान लिया पॉइंट क्यू। तो अभी हम एक ऐसा फॉर्मूला डायरेक्टली बनाने वाले हैं जिससे क्यू के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट आ जाए। बाकी आपको पता है कि हम दो चीजों का यूज करते हैं इसमें, है ना, रिफ्लेक्शन में। एक तो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दूसरा इस लाइन में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। ऑफ कोर्स यही दो चीजें यूज करेंगे, है ना, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। और उसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो क्यू पॉइंट को मैंने मान लिया x2/2। मतलब आप में से हर बच्चा इस चीज को समझ चुका होगा अब कि मुझे x2/2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए कि x2/2 डायरेक्ट कैसे निकले। तो सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूं, फिर उसके प्रूफ पे आते हैं। तो हमने लिखी x2/2 निकालना है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कैसे निकालने वाले। पहले तो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो इसको ऐसे याद रखना है x2 माइनस x1, है ना, और उधर से लाइन में x के कोएफिशिएंट को ले लेना, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b, है ना, y2 माइनस y1, है ना, y2 माइनस y1, और अपॉन कितना जाएगा b, y वाले कोएफिशिएंट का, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स। ये x1 y1 नोन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली लाइन नोन है ना, हमें दो चीजें नोन है ना, पता है। एक तो ये पॉइंट नोन है और ये लाइन नोन है, मतलब एबीसी नोन है। हमारे को अननोन क्या है, हमारे को अननोन है बच्चों x2y2 निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि इसको ऐसे याद रखिएगा, कैसे, x2 माइनस x1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x a, y2 माइनस y1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज b इक्वल टू -2 टाइम्स, -2 टाइम्स। कैसे याद रखेंगे, a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, है ना, x1 y1 को इस लाइन में रख दिया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये हो गई आपके पास, है ना, एक फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन का एक फॉर्मूला, है ना। कोई बोले सर इससे x2y2 आ जाएगा क्या, यस आ जाएगा। कैसे सर, सुनना ध्यान से। हमारे पास नोन क्या है, हमारे पास नोन है x1 y1 abc, अननोन क्या है x2y2। तो जब आप पहले और तीसरे को यूज करोगे, देखना ये जो तीसरी वाली चीज है ये कंप्लीटली नोन है। टू के बारे में आपको पता ही होगा, है ना, ax1 by1 प्लस सी, तो ऑफ कोर्स नोन है क्योंकि abc नोन है, x1 y1 नोन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी नोन है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी चीज नोन है। अब जब फर्स्ट और थर्ड को जब इक्वेट करोगे दोस्त, तो इसमें तो एक ही अननोन है ना, दैट इज x2, क्योंकि x1 और a2 नोन है। ऐसे ही जब सेकंड और थर्ड को यूज करोगे तो द ओनली अननोन इज y2। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम ये फॉर्मूला याद कर लें बढ़िया तरीके से, तो रिफ्लेक्शन निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम लोग खट से रिफ्लेक्टेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला निकलेगा कैसे उस पर भी बात कर लेंगे, बट फॉर द टाइमिंग पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे पहली चीज देखिएगा बच्चों, ये 90 डिग्री का खेल है। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1, है ना। तो इस लाइन का स्लोप कैसे होता है, तो इस लाइन का स्लोप होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसके स्लोप को अगर मैंने m1 बोला, तो m1 कितना आएगा, y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1, यही हुआ स्लोप इसका, इस लाइन का, हरे वाली लाइन का। और इसी तरीके से इस लाइन का स्लोप देखिएगा m2। तो जनरल फॉर्मेट में मैंने बतलाया था लाइन का स्लोप नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज b। तो अपन को इसका स्लोप भी पता चल गया, इसका स्लोप भी पता चल गया, 90 डिग्री का एंगल भी पता है। तो क्या लगाना है, m1 m2 इक्वल टू -1। तो m1 m2 अगर -1 करोगे बच्चों तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू माइनस ऑफ a अपॉन b इक्वल टू -1। तो ये माइनस गया। अब यहां से देखना, इस y2 माइनस y1 को यहीं छोड़ दो और b को यहीं छोड़ दो, है ना, और इसको इधर ले आओ। तो यहां बन गया x2 माइनस x1 और इस a को नीचे ले आओ। तो मेरे ख्याल से यहां से तक बात बन गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। y2 माइनस y1 अपॉन b नीचे आ गया, x2 माइनस x1 चढ़ गया ऊपर और a नीचे आ गया। तो ये चीज बन गई, है ना। इसको हम k मान लेते हैं, इसको हम k मान लेते हैं, ठीक है। k इज समथिंग जो कि अभी हम कैलकुलेट करेंगे और k को हम इसके बराबर प्रूव करेंगे, क्योंकि देखो ये दोनों चीजें तो हमारी बन चुकी हैं। तो अब मैं k निकालने वाला हूं, देखना ध्यान से। तो इन दोनों को उठाओ, तो इन दोनों को उठाओगे तो x2 माइनस x1 इज ak, यानी कि x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ak प्लस x1। और सिमिलरली आप जब इससे उठाओगे, है ना, तो y2 माइनस y1 इज bk, तो y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, bk प्लस y1। क्लियर है मेरे ख्याल से। तो हम एक कंडीशन तो यूज कर चुके हैं, है ना, कि अपन को ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका यूज कर चुके हैं। दूसरा, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज करोगे तो ये पॉइंट निकाल लोगे। क्यों भाई, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है तो ये पॉइंट तो मिड पॉइंट ही हुआ ना PQ का, और PQ का मिड पॉइंट निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं दाएं हाथ से लिख दे रहा हूं, है ना। x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट, है ना, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। देख लो, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये हो गया इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये पॉइंट के बारे में एक और खास बात है कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा a इंटू x1 प्लस x2/2 प्लस b इंटू y1 प्लस y2/2 प्लस c इक्वल टू 0। ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगला स्टेप, तो a इंटू x1, अच्छा x2 अभी अभी निकाला था हमने, है ना, x2 हमने निकाला था बॉस ak प्लस x1। तो यानी x2 को यहां लिख रहे हैं हम लोग ak प्लस x1, 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। b इंटू y1 और y2 को अभी क्या लिखा था, bk प्लस y1, अभी अभी लिखा था, है ना, अभी अभी लिखा था bk प्लस y1, और 2 का एलसीएम लिया है तो प्लस 2c इक्वल टू 0, प्लस 2c इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखते जाना, ये x1 प्लस x1 2x1 हो गया, और ये a से मल्टीप्लाई होगा दोस्त तो 2ax1, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर k। अच्छा, y1 प्लस y1 इस 2 टाइम्स y1 और b से मल्टीप्लाई होगा तो 2by1 और प्लस b स्क्वायर के, है ना, देख लो एक बार, और प्लस 2c इक्वल टू 0। k निकालते हैं, k, तो इन दोनों को धर लो, इन दोनों को पकड़ोगे बच्चों तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू के, ये चीज बनेगी। और ये 1 2 और ये 3 उसको दूसरी साइड ले जाओ तो हम बोल सकते हैं कितना आएगा, -2 टाइम्स, है ना, माइनस हो गया ना, -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c, यानी k की वैल्यू वही जो हम बात कर रहे थे ना वो आ गई। देखो -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन कितना आएगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो, अगर ये k आ चुका है तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को अब ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना, कि हमारे पास ये तो आ ही गया था y2 माइनस y1 अपॉन b, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू k। तो k की वैल्यू यहां से उठा के यहां प्लग इन कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला आपका बाकायदा बन जाएगा। क्या क्लियर है बात?
ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से हर बच्चे का डन आ गया। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, थोड़ा सोचिएगा, है ना। हमने इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाला इस लाइन में, तो ये आ गया, है ना, और ये इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। अब मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए मैं यहां से 2 हटा दूं, तो सोचिए क्या होगा, है ना। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि अगर 2 हट जाए वहां से तो क्या होगा? यस, राइट, हाँ बिल्कुल सही कहा शुभम ने कि ये पॉइंट आ जाएगा आपका, है ना। ये वाला पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कभी बच्चों अगर आपको समझिएगा, आप यहां पे 2 इक्विवेलेंस देखो, इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं, बाकी आप कॉमन सेंस से सोचिएगा कि जब 2 है तो यहां से हमारे को समझ लो कि अगर इसको हम इक्विवेलेंट टू 2 मानते हैं, तो अगर हमें यहां तक पहुंचना हो तो ये 2 गायब कर देंगे। यानी कभी किसी पॉइंट से, सुनना ध्यान से, कभी किसी पॉइंट से किसी लाइन का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना हो तो हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और इसमें 2 को यहां से गायब कर देंगे। और 2 को जैसे ही गायब करेंगे, है ना, 2 को जैसे ही गायब करेंगे, अपने आप हमारे पास जो x2 y2 आएगा वो x2 y2 ये वाले पॉइंट का आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो लिख लीजिएगा, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा तो इस 2 को यहां से रास्ते से साफ कर देंगे। डन है? ठीक है, ग्रेट। अब कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं ना, अब कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जैसे कभी भी किसी पॉइंट अल्फा बीटा का, है ना, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लीजिएगा आप। एक्स एक्सिस में अल्फा बीटा कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट कैन बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, कहीं भी हो सकता है ना। एक्स एक्सिस पे नहीं लेंगे बस। तो अगर कोई बोलता है कि भाई अल्फा कॉमा बीटा का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लीजिए सर, मतलब इसको लाइन मिरर मानते हुए, है ना, तो आप सोचिएगा कि अल्फा बीटा का रिफ्लेक्शन क्या होगा इन द लाइन y इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बीटा का रिफ्लेक्शन हो जाएगा दोस्त अल्फा कॉमा माइनस बीटा। यानी कि अल्फा कॉमा बीटा व्हेन रिफ्लेक्टेड इन है ना y इक्वल टू 0, तो दैट पॉइंट विल बिकम, माइनस क्यों रिमूव करेंगे यार, दैट पॉइंट विल बिकम अल्फा कॉमा माइनस बीटा, है ना, दैट पॉइंट विल बिकम माइनस बीटा, है ना। अरे पॉइंट तो एक ही साइड में मिल रहा है ना, तो माइनस क्यों करेंगे, ऊपर थोड़ी जा रहे हैं हम। अगर हमें इससे इतने डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए होगा, है ना, इसी से, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो तुमने माइनस हटा दिया तो तुम इधर थोड़ी आओगे, फिर तो ऊपर चले जाओगे, क्योंकि माइनस ही तो सिग्निफाई कर रहा है कि आप नीचे की तरफ आ रहे हो उसमें। बाकी अगर उतना नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा याद कर लो, अब इससे ज्यादा तो क्या ही बोलूं, है ना, कि 2 को हटा दीजिए। फिर भी लग रहा है कि नहीं यार सर मेरे को सारा चीज समझ में आ गया, तो खुद से एक बार मेहनत कर लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए और सॉल्व करके देखिए, दिख जाएगा, है ना। देखिएगा, तो अल्फा कॉमा बीटा को रिफ्लेक्ट कराया आपने y इक्वल टू 0 पे, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका अल्फा कॉमा माइनस बीटा। कोई बोले सर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट, सॉरी y एक्सिस में नहीं, x एक्सिस में, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा दिया अल्फा कॉमा बीटा को, तो क्या पॉइंट मिल गया अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं अल्फा कॉमा बीटा को मैंने y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करा दिया, बताओ भाई, x इक्वल टू 0, तो हमने बोला कि भाई x इक्वल टू 0 में अगर आपने कभी भी रिफ्लेक्ट कराया तो विल गेट अ पॉइंट लाइक दिस अल्फा कॉमा, सॉरी, माइनस अल्फा कॉमा बीटा। तो यानी ये अल्फा कॉमा बीटा किस में मिल जाएगा, माइनस अल्फा कॉमा बीटा, है ना, माइनस अल्फा कॉमा बीटा। अगर कोई कहता है कि अगर अल्फा कॉमा बीटा को आपने रिफ्लेक्ट कराया इन ओरिजिन, है ना, रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन मतलब 0 0, तो जब बेटा आप इसको 0 0 से रिफ्लेक्ट 0 0 में रिफ्लेक्ट कराइएगा, है ना, 0 0 में, तो कि एक पॉइंट इधर की साइड मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा इधर की साइड, और ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको, माइनस अल्फा माइनस बीटा, है ना। सिमेट्री के हिसाब से सोचिएगा, है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो अल्फा कॉमा बीटा को कभी भी ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करा दिया तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। और एक लास्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अगर अल्फा कॉमा बीटा को मैंने रिफ्लेक्ट कराया इन द लाइन y इक्वल टू एक्स,
तो फटाफट से कैलकुलेट करके बतलाइए। रिफ्लेक्टेड इन y इक्वल टू एक्स, तो बताइए कौन सा पॉइंट बनेगा, है ना। फॉर्मूला बतला दिया, सब कुछ बतला दिया, अब आपको थोड़ी मेहनत करनी है, देख लीजिए, अगर मेहनत कर पाए तो बढ़िया लगेगा। यस, तो जो अल्फा कॉमा बीटा है वो रिफ्लेक्ट होकर y इक्वल टू एक्स में क्या बन जाएगा बॉस, बीटा कॉमा अल्फा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप इस फॉर्मूले को चेकआउट कीजिएगा, है ना। आप x2 और y2 लिखिएगा, यहां अल्फा बीटा रखिएगा और लाइन की इक्वेशन को ले लीजिएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको बिंदास पॉइंट क्या दिखेगा, बीटा कॉमा अल्फा, क्या दिखेगा, बीटा कॉमा अल्फा। चलिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं इस पे। इफ इक्वेशन ऑफ perpendicular bisectors of sides AB and AC of a triangle ABC are x minus y plus 5 equal to 0 and x plus 2y equal to 0 if the vertex A is 1 comma minus 2, find BC। फाइंड BC। चलो भाई देखते हैं, है ना। तो इसमें देखो अलग अलग अप्रोचेस आप यूज कर सकते हो, है ना। जैसे एक अप्रोच मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ए वर्टेक्स है 1 माइनस 2 और हम लोग बोलेंगे कि इसके बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, राइट बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। कुछ ऐसा मान लो और एक ऐसा भी है। देखो अलग अलग अप्रोचेज है। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक वाली बात करता हूं। जैसे ये पॉइंट है आपके पास 1 कॉमा माइनस 2, इस लाइन की इक्वेशन हमने मान ली भैया x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन बोल दी हमने भाई x प्लस 2y इक्वल टू 0, है ना। और ये पॉइंट्स हो गए b और c। ये बच्चों ये लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ना, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये दोनों बराबर है और ये 90 डिग्री पे। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि इस लाइन को लिख सकते हैं आप आसानी से। कैसे भाई, ये स्लोप है इसका 1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1। तो -1 वाली लाइन लिखोगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 2 सॉरी प्लस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, यानी x प्लस वाई, है ना। और यहां पे +1 आ जाएगा तो +1 इक्वल टू 0। ये इस वाले लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बॉस। अब मैं बोल रहा हूं कि इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है हरे वाली लाइन की और ये लाइन पता है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। तो जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो 2x प्लस 6 इज 0, तो x की वैल्यू इज -3। बच्चों अगर x -3 आ गया तो y भी आ ही जाएगा। 5 - 3 इज 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये पॉइंट -3, 2 आ गया। इसको अगर आपने कोई भी पॉइंट एज्यूम किया, सपोज अल्फा बीटा एज्यूम किया, तो ये तो बेटा मिड पॉइंट हो गया ना। तो यानी यहां से आप सोचिएगा कि अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू -3 एंड बीटा -2/2 इक्वल टू 2। समझ गए, ये अल्फा बीटा है, ये 1 - 2 है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो अल्फा प्लस 1/2 इज -3, बीटा -2/2 इज 2। तो यानी अल्फा की वैल्यू -6 -1 उधर ले जाएगा तो -7 और बीटा की वैल्यू 6। यानी ये पॉइंट आ गया दोस्त -7,6। ठीक है। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली आप सी पॉइंट निकाल लीजिए। सिमिलरली
ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, है ना। पहले अप्रोच में सिमिलरली आप सेकेंड पॉइंट को निकाल लीजिए, सी को। अब जैसे ही बी आ गया, सी आ गया, तो आपके पास लाइन बीसी की इक्वेशन आ जाएगी खट से, है ना। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। फिर से यही करना है, ये लाइन पता है आपको, इसकी परपेंडिकुलर लाइन लिख लीजिए 1, -2 से पास करने वाला, इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट, और फिर से मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से सी को कुछ गामा डेल्टा मान के फिर आप गामा डेल्टा निकाल लीजिएगा, हो जाएगा, है ना। तो एक अप्रोच तो आप ऐसे बिल्कुल बेसिक बेसिक सोच सकते हो, है ना। मेथड 2 में अगर मैं सोचूं इसी चीज को, है ना, एक और तरीके से अगर कुछ सोचूं, तो मैं क्या सोच रहा था, है ना, देखिएगा ध्यान से। मेथड 2 में ये ए है 1, -2, फिर एक इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है x - y + 5 = 0, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी। और एक इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है भैया, है ना। एक इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और एक इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो लिखिए अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं तो x - y + 5 = 0, और एक हो गया x + 2y = 0। अच्छा सुनना, मैं क्या कह रहा था कि ये B पॉइंट और ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्टीमेटली हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एक तरीका मैं ऐसे सोच रहा था कि भाई B जो है ना, B जो है, ध्यान से देखिएगा, है ना, B जो है, B जो है, अगर ये 90 डिग्री है बॉस और ये दोनों बराबर हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑफ कोर्स अगर ये दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो एकदम आराम से देखना, है ना, इसको एज अ मिरर सोचना। तो बेटा जब आप इसको एज अ मिरर सोचोगे, है कि नहीं, जब आप इसको मिरर सोचोगे, सोचो, तो ए का रिफ्लेक्शन बी होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये 90 है और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, तो आप इसको अगर ऑब्जेक्ट बोल देते हैं तो ये बी इसका इमेज हो जाएगा, ये इसका बी क्या हो जाएगा, इमेज। यानी कि अगर तुम इसको अल्फा बीटा बोलते हो दोस्त, तो मैं डायरेक्टली बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूं, अभी वाला फॉर्मूला, x2 - x1 अपॉन a, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, y2 - y1 अपॉन b, यानी कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू -2, फिर क्या था, a x1, यानी इस पॉइंट को इसमें रखेंगे 1, b y1 + 2 और +5 अपॉन a² + b², तो 1² + 1² दैट इज 2, तो ये कट गया। यानी हम यहां से डायरेक्टली अल्फा -1 को लास्ट में देखना, माइनस और 5 2 7 1 8, तो -8, तो अल्फा की वैल्यू देखो बेटा -7 आ रही है ना, और यहां से बीटा +2 इक्वल टू 8, तो बीटा की वैल्यू 6 आ रही है। तो देखो बिल्कुल सेम चीज आ गई, अल्फा -7 और बीटा 6, अगर हम डायरेक्टली इसमें रिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। और सिमिलरली अगर हम इधर से रिफ्लेक्शन ट्राई करें, इधर से इसको, जैसे कि अगर आपने मान लो x2 y2 इस बार बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे भाई, फिर से x2 - 1, लेकिन अभी 1 आएगा नीचे, फिर y2 + 2, ये सेम रहेगा, लेकिन नीचे कितना आएगा 2, इक्वल टू -2 a x1 + b y1 + c, तो यानी कि 1 और -4, तो -3 आएगा, है ना, 1 -4 -3 अपॉन a² + b², तो मुझे लग रहा है 5 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 5, तो x2 - 1 इक्वल टू 6/5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/5 कॉमा, और इसकी वैल्यू देखोगे y2 + 2 24/5, तो मुझे लग रहा है दिस इज 34/5, दिस इज 34/5। अब यहां से आप चाहें तो डायरेक्टली इस बीसी की इक्वेशन, अब दोनों पॉइंट्स आ गए हैं तो लिख सकते हैं ना, बीसी की इक्वेशन आने के बाद दोनों पॉइंट्स, ये जो आएगा शायद बच्चों आएगा 14x, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 23y = 40, चेक कर लीजिएगा, है ना, y2 is 14/5, यस, y2 is 14/5, सही बात है, 10 घटेगा, है ना, 14/5।
चलिए अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक लाइन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना, और एक कोई पॉइंट है P एंड इट हैज कोऑर्डिनेट्स 1,3 and there is one more point Q which is coordinates 2,5 या 2,7 लिख लो। एक पॉइंट है P 1,3 और एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,7, है ना, और एक पॉइंट है R, वेरिएबल पॉइंट है ऑन दिस लाइन, है ना, वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन। और अगर ये वेरिएबल पॉइंट है ऑन दिस लाइन तो बच्चों हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो PR है और प्लस QR है ना, इसका भी मैं पहला पार्ट लिख रहा हूं। पहला पार्ट, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ R such that PR प्लस QR, है ना, PR प्लस QR इज मिनिमम। मतलब ये जो PR प्लस QR है ये मिनिमम हो, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको R का कोऑर्डिनेट बतलाना है ना, कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा है, आपको मिनिमम के कोरिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो करके सोचिए, बताइए। चलिए देखते हैं। PR प्लस QR को मिनिमाइज करना है ना, PR प्लस QR को मिनिमाइज करना है। बहुत बार इस तरह के सवालों को बच्चे क्या है कैलकुलस का सवाल बना देते हैं और फिर डिफरेंशिएट करके करते हैं ना। मैं बतलाता हूं, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं उल्टा, कि कभी अगर कैलकुलस वाला सवाल आ जाए इस तरह का तो आपको उल्टा करना चाहिए। सुनिए ध्यान से, हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो R का कोऑर्डिनेट है वो कैसे लिया जा सकता है, दैट कैन बी टेकन एज द फॉर्म ऑफ अल्फा अल्फा, है ना, R कैन बी टेकन एज अल्फा अल्फा। तो जब आप PR प्लस QR निकालिएगा दोस्त तो क्या बनेगा, तो साहब PR प्लस QR जो है वो क्या बनने वाला है वो ध्यान से देखिएगा, है ना। दिस इज रूट अंडर ऑफ अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस रूट अंडर ऑफ अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 7 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा, ऐसा। और ये आपका बनेगा रूट अंडर ऑफ अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 6 अल्फा तो माइनस 8 अल्फा और 9 और 1 10 और प्लस रूट अंडर कितना आएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा और माइनस 14 अल्फा इज माइनस 18 अल्फा और 4 और 49, है ना, 49 और 4 53, ऐसा बनेगा। तो बहुत बार क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, बहुत बार सवाल ऐसा होता है। तो जो बच्चे 11th के हैं जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो देखेंगे इस तरह के सवाल कि भाई ये सवाल होता है बहुत बार कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो, तो बच्चा जनरली क्या करता है इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करता है भाई, है ना। और अभी भी कोई चाहे तो डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकता है, मेरी तरफ से मना ही नहीं है। डिफरेंशिएट करोगे, अल्फा निकालोगे, फिर चेक करोगे वहां मिनिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट क्या हम इसको कोऑर्डिनेट से कर सकते हैं? आंसर इज यस, एंड दैट टू वेरी इजीली। कि इसका डिफरेंशिएशन करने में टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करोगे dy बाई dx को जीरो करके तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा, तो इट इज टाइम टेकिंग प्रोसीजर। इनफैक्ट कभी कैलकुलस में ऐसा सवाल आ जाए कि भाई ये सॉल्व करना है तो हमें इसको तुरंत से ऐसे पटक देना चाहिए, है ना, अगर आप समझ पाए होंगे तो हमने बोला कि चलिए अभी हम अपने सवाल को उतना ही रखते हैं जितना है ना, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, नहीं तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि भाई क्या है भगवान जाने। तो हमने बोला कि इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखा देता हूं ताकि थोड़ा फील आ जाए आपको। ये है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन है ना,
और हमने बोला कि एक पॉइंट है P1,3 और एक पॉइंट है Q2,7 ऐसा, और अपन एक पॉइंट R ढूंढ रहे हैं यहां पे सच दैट कि PR प्लस QR मिनिमम हो जाए। जानबूझ के ऐसे प्लॉट किया है ताकि आपको थोड़ा दिखाई अच्छे से दे ना। ये लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, ये वाली जो येलो वाली लाइन है ना वही है ना। बस देखना, हमें PR प्लस QR को मिनिमाइज करना है। इसमें हम बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट कि आप P या Q में से किसी एक को रिफ्लेक्ट करा लीजिए इस लाइन में। P या Q में से किसी एक को रिफ्लेक्ट करा लीजिए। जैसे अगर मैंने P को मान लीजिए रिफ्लेक्ट कराया, रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्शन लिया इसमें है ना, तो आपको तो पता ही है P का रिफ्लेक्शन क्या आएगा बॉस, सुनना। तो P का जैसे रिफ्लेक्शन आएगा क्या, P डैश मान लीजिए। तो 1,3 अगर पॉइंट है तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था ना कि अगर अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन लीजिएगा इन द लाइन y इक्वल टू x, इट विल बिकम बीटा कॉमा अल्फा। तो हम यहां इजीली निकाल सकते हैं, अगर y इक्वल टू x नहीं होता कोई और लाइन होती तो भी निकाल लेते फॉर्मूले से, है ना। तो हमने बोला कि अगर ये 1,3 है तो ये 3,1 हो गया, ये 3,1 हो गया दोस्त। आप देख लो, आराम से देख लो, है ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये रिफ्लेक्शन है तो सुनना ध्यान से, जब मैं इसको जोड़ूंगा, है ना, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके ज्वाइन करते हैं, ये वाला, ये वाला, आराम से देखते रहिएगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों बराबर है भैया, और ये 90 डिग्री है, और ये वाला जो लेंथ है ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। मतलब ये जो नहीं समझ में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ना, क्योंकि इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस, ये कॉमन हो गया, ये 90 हो गया, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि PR प्लस QR को मिनिमाइज करने की जगह मैं P डैश R प्लस QR को मिनिमाइज कर दूं। बात सेम ही है ना, बात सेम ही है। आप सोचो PR प्लस QR, आपको यहां तक समझ में आ गया कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है दे आर इक्वल लेंथ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो PR प्लस QR को मिनिमाइज करने की जगह मैं क्या कह रहा हूं कि हम P डैश R प्लस QR को मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखो P डैश एक फिक्स पॉइंट है दोस्त, है ना, P डैश एक फिक्स पॉइंट है, R वेरिएबल पॉइंट है, R यहां चेंज हो सकता है, लेकिन P डैश भी फिक्स है, Q भी फिक्स है, और हमें P डैश R प्लस QR को मिनिमाइज करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना, कि अगर मैं P डैश और Q को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट जहां काटा है अगर मैं उसको R ले लूं, है ना, जहां पे ये काटा है, क्योंकि R एक वेरिएबल पॉइंट था इस लाइन पे, R कहीं भी हो सकता है, तो मुझे P डैश R प्लस QR को अगर मिनिमाइज करना है तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए स्ट्रेट लाइन से। ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, तो अब ये लाइन जहां काटेगा और इसको मैंने R कॉल किया, तो इस R के लिए P डैश R प्लस QR हैज टू बी मिनिमम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही डिस्टेंस है ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही मिनिमम डिस्टेंस होता है। क्या ये क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो अब आपको क्या करना है, R पॉइंट निकालने के लिए इस लाइन की इक्वेशन लिखिए। पहले तो कैसे लिख सकते हैं भैया, 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस 1 और इधर x माइनस 3, स्लोप लिखिए, स्लोप लिखिएगा तो 7 माइनस 1 दैट इज 6 और 2 माइनस 3 दैट इज -1, है ना। और इसको y इक्वल टू x के साथ सॉल्व करना है बॉस, तो y माइनस 1 इक्वल टू -6x प्लस 18, और y इक्वल टू x यहां रख दोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू -6x प्लस 18, मतलब 7x इक्वल टू 19। तो यानी r का कोऑर्डिनेट कितना आएगा दोस्त, 19/7, 19/7। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं जब आपको इस तरह की क्वांटिटीज को मिनिमाइज करने के लिए पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम PR प्लस QR। तो अगर सिर्फ मिनिमम PR प्लस QR निकालना होता, सुन लेना फिर से, अभी तो R पॉइंट मैंने निकाला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R, क्योंकि यही सवाल था, सच दैट PR प्लस QR इज मिनिमम। तो अगर ये नहीं सवाल होता, सवाल होता व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ PR प्लस QR, तब तो इतना कुछ करना ही नहीं था। ये P डैश आ गया,
ये Q आ गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो सीधा निकालिएगा √3 - 2 का स्क्वायर और 1 - 7 का स्क्वायर, सीधा आ जाएगा, है ना, अगर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आता। लेकिन अगर r का कोऑर्डिनेट है तो फिर इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है हर एक बच्चे को? ठीक है, चलिए इसमें एक आध चीज और ऐड कर लेते हैं ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में लिखिएगा इसी सवाल में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r सच दैट मॉड्यूलस ऑफ PR - QR इज, इसका फर्स्ट पार्ट है मिनिमम, मतलब ये मिनिमम हो तो r का कोऑर्डिनेट, एंड दूसरा पार्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा आप ट्राई मारिएगा। होमवर्क अगर कुछ दिया था लास्ट क्लास में तो होमवर्क एक बार लिखिएगा चैट बॉक्स में। इफ देयर वाज एनी होमवर्क इन द लास्ट क्लास, राइट दैट इन चैट बॉक्स। ये दोनों घर पे कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 21 to 30। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी सवाल? एक्सरसाइज 1 में 21 से 30 में किसी को कोई सवाल पूछना हो तो जल्दी बतलाएं। 21 to 30, एनी डाउट्स? तो अब होमवर्क में लिख लीजिएगा एक्सरसाइज 1 42 से 46, एक्सरसाइज 2 मैं कुछ मार्क ही कर देता हूं इसमें, है ना। मेरे ख्याल से इसमें हम लोगों ने 7 नंबर तक सवाल कर लिया होगा। एक्सरसाइज 2 8 नंबर अभी छोड़ रहे हैं, 8 नंबर छोड़ रहे हैं एक्सरसाइज 2 में। 9 से लेकर 9 to 14, है ना, 42 to 46। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसमें क्या लिख लिया था भाई, एक्सरसाइज 2 9 to 14, है ना, और फिर आप 16 to 19 लिख लीजिएगा। और एक्सरसाइज 3 में भी थोड़े से सवाल दे ही देता हूं। एक्सरसाइज 3 1 to 7, है ना। तो ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में नहीं तो उसको डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ, वो बीच में क्या इंटरनेट कनेक्शन ही सडनली आउट हो गया। खैर मेरे ख्याल से ये होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज 1, और देख लीजिएगा एक्सरसाइज 2 और ये, और इसमें 2 पार्ट और है, मतलब एक ही के 2 पार्ट है, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।